गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ईरान, अमेरिका और इजराइल की इस लड़ाई में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ईरान का डिटर्मिनेशन। ईरान इस कठिन परिस्थिति में जिस तरह से लड़ रहा है, क्योंकि अगर ईरान हार गया तो इसके परिणाम विश्व के सभी देशों के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि अमेरिका आखिर ये लड़ाइयाँ, ये जंग लड़ता क्यों है। विश्व के अलग अलग देशों से अलग अलग समय पे इस तरह की जंग अमेरिका ने लड़ी हैं। नोम चॉम्स्की बताते हैं कि आर्थिक हितों और अपने भू राजनीतिक हितों, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है और किसी भी हद तक का प्रोपेगेंडा अमेरिका कर सकता है। और इसके अंदर एक थ्योरी और भी काम करती है कि जो मीडिया है, जो अभिजात वर्ग है और जो सरकार है, वो मिलकर ऐसी खबरें फैलाते हैं जिससे जनता उनकी उस बात पे सहमति भी दे दे, चाहे उन नागरिकों, उस देश के लोगों का उस खबर, उस फैसले से उनका कुछ भी भला ना होने वाला हो। तो आखिर ये अमेरिका किस तरह लड़ाइयाँ लड़ा, थोड़ा हम इतिहास को देखते हैं और जानते हैं कि उन लड़ाइयों के पीछे कारण क्या थे और परिणाम क्या निकल कर आए। तो सबसे पहले बात करें कोरियाई युद्ध की। 1950 से 53 हुआ ये कि ये जो मैप आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्थ कोरिया जिसमें आज भी तानाशाही है और उस बदमाश तानाशाह का नाम हम सब जानते हैं, किम जोंग उन। और ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया भी सभी लोग इसलिए जानते हैं दक्षिणी कोरिया को क्योंकि चाहे सैमसंग कंपनी की बात करें, चाहे हुंडई की बात करें, ये वो ब्रांड्स हैं जो हम सबके घरों में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक, कोई ना कोई इनकी जो वस्तु आइटम है वो हमारे घरों में होता ही है। तो ये दक्षिण कोरिया है जो कि लोकतांत्रिक देश है। आज हुआ ये था कि जब अमेरिका यहाँ आया, इस लड़ाई को लड़ने, इस जंग में उतरा, हुआ ये था कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पे हमला कर दिया था। और इस समय अमेरिका इस जंग में उतरा क्योंकि ये लड़ाई थी पूंजीवाद और साम्यवाद की। कम्युनिज्म के खिलाफ अमेरिका लड़ रहा था क्योंकि अमेरिका को, यूएसएसआर के विघटन तक अमेरिका को ये भय था कि कहीं साम्यवाद, कम्युनिज्म ना बढ़ जाए, वो बहुत ज़्यादा देश ना अपना लें। तो इसलिए उत्तर कोरिया था, वहाँ साम्यवाद था रूस चीन के प्रभाव में, और दक्षिणी कोरिया पे आक्रमण किया, यहाँ पे अमेरिका उतरा। और इस जंग का परिणाम क्या निकल कर आया कि आज भी अनिर्णायक युद्ध रहा। ये कोई निर्णय नहीं निकल कर आया, बस युद्ध रुक गया, जंग रुक गई, लड़ाई रुक गई। आज भी उत्तर कोरिया जो तानाशाही वाला ही देश है और दक्षिण कोरिया में बिल्कुल लोकतंत्र है। फिर बात करें, ये एक ऐसा युद्ध है इतिहास का जो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक रहा और इस युद्ध से उभरने में अमेरिका और अमेरिका के नागरिकों को बहुत लंबा वक्त लगा। वियतनाम के अंदर हुआ क्या, यहाँ फिर से वही लड़ाई थी, पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद। यहाँ फिर से कुछ थ्योरीज, कुछ विचारधारा ऐसी होती हैं जिन पे देश तक जंग लड़ जाते हैं। और विचारधारा क्या कि अगर दक्षिणी पूर्वी एशिया के किसी एक देश में साम्यवाद आ गया तो बाकी आसपास के सभी देश भी साम्यवादी हो जाएंगे। और अमेरिका ठहरा पूंजीवादी देश, तो वो ऐसा नहीं चाहता था कि यहाँ पे कम्युनिज्म, साम्यवाद हो। तो ऐसे में वियतनाम में क्या हुआ, उत्तर वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच गृह युद्ध छिड़ा। लोकतंत्र को बचाने के नाम पे अमेरिका भी आ गया यहाँ पे वियतनाम में। अमेरिका ने बड़ी गलती क्या की, खुद की सेना भी उतार दी लाखों की संख्या में। लेकिन वियतनाम में यहाँ के लोगों ने जो लड़ाई अमेरिका के साथ लड़ी, जिसे हम कहते हैं गुरिल्ला वारफेयर, छापामार युद्ध प्रणाली, कि वार करना है और छुप जाना है। और यहाँ पे अमेरिका ने जो नोम चॉम्स्की कहकर गए कि अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है अपने आर्थिक हितों, अपने भू राजनीतिक हितों के लिए, बिल्कुल अमेरिका जो मानवता, लोकतंत्र की इतनी बात करता है, वही अमेरिका यहाँ पे पर्यावरण, क्योंकि जंगलों को बिल्कुल खत्म कर दिया ताकि इन वियतनाम के लोगों को जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं उन्हें छुपने की जगह ना मिले। केमिकल्स का छिड़काव कर दिया गया, यहाँ के पर्यावरण को नुकसान, यहाँ के नागरिकों की इतनी जान माल का नुकसान वियतनाम को तो हुआ ही, लेकिन ये अमेरिका के लिए और भी बड़ा मुंह पे तमाचा था क्योंकि यहाँ पे 50-60 हजार अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। आखिर अमेरिका को इससे पीछे हटना पड़ा। तो वियतनाम में जंग में जो अमेरिका उतरा, अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। तो वियतनाम ने ये बता दिया था और परिणाम क्या निकल कर आया, ये वही शीत युद्ध की वैचारिक लड़ाई थी, कम्युनिज्म वर्सेस जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है। अमेरिका ने अपनी सेना को लास्ट में वापस बुलाया और ये देश जो है वो पूरी तरह से कम्युनिज्म बन गया ये देश। तो यानी यहाँ पे एक और तमाचा अमेरिका के मुंह पे कि जंग में तो कुछ हासिल कर ही नहीं पाया अमेरिका, खुद के सैनिकों को भी खोया यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे आ भी कम्युनिज्म गया, साम्यवाद ही। तो ये था वियतनाम।
इसके बाद बात करें एक ग्रेनेडा और एक पनामा, यहाँ पे फिर से जंग लड़ी अमेरिका ने। ग्रेनेडा, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है ग्रेनेडा। इस आइलैंड में क्यों उतरा अमेरिका, जबकि वियतनाम में इतनी गंदी हार मिली थी अमेरिका को। 1979 यानी 1975 के 4 साल बाद की ही बात है। 1979 में यहाँ पे ग्रेनेडा में नेता थे, यहाँ के लीडर मॉरिस बिशप। इन्होंने समाजवादी सरकार बनाई। अब आप सोचिए, क्यूबा यूएसएसआर के फेवर में, क्यूबा का वैसे ही पसंद नहीं कर रहा अमेरिका, ऊपर से अगर इस लोकेशन पे भी रशिया, क्योंकि यहाँ पे ना ग्रेनेडा में एक हवाई पट्टी बनाई जा रही थी और अमेरिका को लग रहा था कि रशिया इतने पास आकर अपने हथियारों को रख लेगा, तो ये अमेरिका रहा यूएस और ये ग्रेनेडा रहा, तो स्थिति इतने पास होने की वजह से इसे चाहिए था अमेरिका को कोई बहाना, कि क्या बहाना किया जाए यहाँ पे जाकर इस जंग को लड़ने के लिए, कोई तो बहाना चाहिए। तो यहाँ पे किया क्या कि साम्यवादी सरकार, जो समाजवादी सरकार यहाँ पे बनी, इसी सरकार के अंदर ही आंतरिक संघर्ष करवा दिया और फिर उन्हीं में से एक कट्टरपंथी ने बिशप की हत्या कर दी। जैसे ही लीडर की हत्या हुई, यहाँ पे लग गया शूट ऑन साइट का ऑर्डर, कर्फ्यू लगा दिया गया, देखो देखते ही गोली मारो। अब यहाँ पे क्या किया अमेरिका ने, कहा भाई मेरे 800,000 स्टूडेंट जो कि यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, इस ग्रेनेडा, इस आइलैंड पे, इस यूनिवर्सिटी के अंदर अमेरिका के बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे। अमेरिका ने कहा मुझे अपने बच्चों को बचाना है, हम अमेरिकी नागरिकों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। जिस बात के लिए हम अमेरिका को जानते ही थे आज से पहले, इस ईरान इजराइल अमेरिका वाली जंग से पहले, क्योंकि इस बार अमेरिका ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। अमेरिका ने कहा इस मध्य पूर्व से आप अपने हिसाब से निकल कर आओ। खैर, अभी इस जो ईरान वाली जंग है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पहले इतिहास जान लेते हैं कि अमेरिका को क्या क्या परिणाम मिले हैं इन जंगों, इन युद्धों के। तो यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, कम्युनिज्म को रोकना चाह रहे थे, बहाना मिल गया था अच्छा खासा कि अमेरिका के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, उन्हें बचाना है। हाँ, ग्रेनेडा क्योंकि एक छोटा सा आइलैंड है, सेना उतारी, 5-7 दिन में सारी स्थिति यहाँ पे नॉर्मल हो गई। हालांकि यूएन ने, आप सोचिए अमेरिका सीधे जाकर इंटरफेयर कर रहा है किसी देश के अंदर, यूएन ने केवल निंदा की। खैर, अब तो यूएन का नाम लेना भी एक तरह से गाली बन चुका है क्योंकि यूएन कुछ कर नहीं पा रहा है। तो उस समय भी आप सोचिए 1979 के अंदर भी यूएन ने केवल निंदा की, और वो निंदा भी इसलिए की क्योंकि ब्रिटेन में उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी मार्गरेट थैचर। और मार्गरेट थैचर ने, क्योंकि ग्रेनेडा जो था, ये ग्रेनेडा हमारे इसका हिस्सा था, जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं इसका हिस्सा था। तो ऐसे में यहाँ पे क्या किया कि ब्रिटेन ने यूएन में कहा कि भाई ऐसे अमेरिका को कॉमनवेल्थ नेशन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इस वजह से यूएन में केवल अमेरिका की निंदा की गई। फिर यहाँ पे राष्ट्रपति थे उस समय रोनाल्ड रीगन, और जाकर के अमेरिका की सेना ने 5-7 दिन में ही यहाँ पे तो शांति बहाल कर ली थी, और अब ग्रेनेडा में लोकतांत्रिक सरकार है। तो ग्रेनेडा से इनको थोड़ा सा वियतनाम वाले युद्ध में जो तमाचा मुंह पे लगा था, जो इनका अपमान हुआ था, जो इनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ था, वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ मामला, अमेरिका के लिए भी और अमेरिका के नागरिकों के लिए भी। फिर बात करें पनामा। अब देखिए, पनामा जो नहर है, पनामा कैनाल, ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जिस चौक पॉइंट की हम बात करते हैं ना, कि जो हार्मुज स्ट्रेट है वो कितनी महत्वपूर्ण है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, व्यावसायिक मार्ग है पनामा कैनाल भी। अब पनामा संधि उस समय थी, और जो कि बाद में तो अमेरिका ने बिल्कुल पनामा को ही लौटा दिए पूरी तरह से, कि उस पे पनामा कैनाल पे पनामा का ही अधिकार है, लेकिन उस समय जो था अमेरिका भी यहाँ पे शामिल था। पनामा में हुआ ये कि दिसंबर 1989 को ये स्टार्ट हुआ मामला। शीत युद्ध के अंत समय की ये काफी बड़ी सैन्य कार्रवाई थी अमेरिका के द्वारा। पनामा में था जनरल मैनुअल नोरिएगा, और गजब बात यह है कि एक समय वो भी था जब नोरिएगा जो था, जो यहाँ का शासक है, ये नोरिएगा CIA, जो खुफिया एजेंसी है ना अमेरिका की, उसके लिए भी काम करता था। लेकिन रिश्ते, बॉन्ड हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। रिश्ते खराब हुए, मामला गड़बड़ हुआ, इसने कहा नोरिएगा ने मैं अमेरिका पे हमला करूंगा। अमेरिका ने खुद को ये दिखाते हुए कि भाई ये नोरिएगा जो है, इस पे तस्करी, मादक पदार्थ और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया, और कहा कि नहीं, यहाँ पे लोकतंत्र होना चाहिए बहाल, यहाँ के नागरिक बहुत परेशान है, उनका शोषण हो रहा है, तो मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो एक बढ़िया राग अलापता है अमेरिका हमेशा, या तो लोकतंत्र की बात करता है या वहाँ के नागरिकों की, जिस भी देश में जंग लड़ने जाता है, यानी विक्टिम कार्ड खेलना, कि जहां भी जाता है कि हम मानवाधिकारों के लिए गए हैं। तो फिर चाहे हम वियतनाम की बात करें, अभी हम अफगानिस्तान के समय को भी देखने वाले हैं कि अफगानिस्तान में क्या किया अमेरिका ने। तो यहाँ पे जिन नागरिकों की जान गई, तो तब मानवाधिकार कहाँ चला गया था। अभी जब ईरान में वो स्कूल पे जो बम मिसाइल गिराई गई, उस समय मानवाधिकार कहाँ चला गया था। तो ये मीडिया, सरकार मिल करके कुछ खबरों को इस तरह से जो है प्रस्तुत करती हैं कि नागरिकों को लगता है हाँ ये बिल्कुल ठीक कर रही है सरकार, इस तरह की आक्रामक नीति होनी ही चाहिए।
और लोग उसमें सहमति दे देते हैं। बस सरकार को यही चाहिए होता है। फिलहाल अमेरिका की मीडिया भी कुछ इसी तरह का काम कर रही है कि कैसे अमेरिकी नागरिकों से इस जंग में अमेरिका डटा रहे, उसकी सहमति लेते रहें, क्योंकि अगर अमेरिका के नागरिकों ने ही इस जंग का विरोध करना स्टार्ट कर दिया तो फिर सरकार कैसे टिक पाएगी जंग में। तो बस ये सहमति का मामला, जो कि नोम चॉम्स्की बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके गए इसको कि कैसे ये पूरा प्रोपेगेंडा वर्क करता है। खैर, यहाँ पे जो है पनामा में भी जंग में उतरा और इसके परिणाम बिल्कुल हाँ अमेरिका के फेवर में थे। फिर बात करें कि इस जगह अमेरिका ने कितनी जंगें लड़ी हैं, जिसे अमेरिका कहता है मध्य पूर्व। हमें नहीं कहना चाहिए, हमारे भारत से ये वेस्ट एशिया है, पश्चिमी एशिया है, तो हम इसे पश्चिमी एशिया ही कहते हैं। अब देखिए, चाहे अफगानिस्तान हो, अभी वर्तमान में ईरान, इससे पहले इराक 2 बार, और इसके अलावा सीरिया, लीबिया, ये जो पूरा इलाका यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट तक पहुंच चुका है। तो ये जो पूरा इलाका है, इसे कैसे अस्थिर किया, यहाँ की पहले जो शांति थी उसको भंग किया, अस्थिरता, आपस में संघर्ष करवाना और फिर खुद बीच में आ जाना इंटरफेयर के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है संसाधन, यहाँ पे है ऑयल, और जहाँ जहाँ अमेरिका के आर्थिक हित हैं और जहाँ जहाँ उसे लगता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड बना रहे, बस एक ही देश के पास पूरा नियंत्रण और सत्ता रहे, उसके लिए जो भी काम जरूरी है वो अमेरिका किसी भी हद तक जाकर करने के लिए तैयार रहता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे किया। पहले बात करें खाड़ी युद्ध की। ये तो एक ऐसा युद्ध था जिसका हर जाना, देखिए जंग विश्व में, वर्तमान समय में तो जंग विश्व में किसी भी 2 देश के बीच में हो, उसका खामियाजा, उसके नकारात्मक परिणाम और प्रभाव हर देश पे आते हैं और भारत पे भी आते हैं। लेकिन पता है, इस ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग में जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है वो ये कि हमारी सरकार, हमारे देश का कोई स्टैंड ही नहीं था। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और पहली बार भारत के नागरिकों को ये महसूस हुआ, ये क्वेश्चन मार्क लगा कि जिस संविधान की हम बात करते हैं और जिस संप्रभुता की, सोवरेनिटी की बात करते हैं हम, क्या सचमुच हम सोवरेन हैं? किसी देश की सेक्रेटरी हमें आकर बता रही है कि हमें किस देश से ऑयल परचेज कर लेना है और कब उस देश से ऑयल परचेज नहीं करना है, रूस से। तो सोचिए कितना बड़ा। और हम, क्योंकि ईरान से ना केवल हमारे सरकारों तक ही रिलेशन सीमित नहीं थे, हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं कि ईरान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं भारत के, और ये आम नागरिकों तक जुड़ाव कितना ज़्यादा है ईरान के साथ, क्योंकि वहाँ की सभ्यता, संस्कृति का प्रभाव है हमारे भारत पे। खैर, वो क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जिसमें अच्छे से हमने इस चीज़ को कवर किया कि कैसे ईरान का, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, पहनावा, खान पान, हर चीज़ का हमारी भाषा पे, हमारे बोलने पे, हमारे शब्दों पे कितना प्रभाव है। और ईरान ने ना हमेशा अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी में भारत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, चाहे वो चाइना वॉर के समय की बात हो या बाद की बात हो, ईरान ने बहुत इंपॉर्टेंस दी। लेकिन इंडिया ने, जो वर्तमान समय में भारत ने और सरकार ने जिस तरह की पॉलिसी अपनाई, या यूं कहिए कोई पॉलिसी, कोई स्टैंड ही नहीं लिया, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। तो खैर, वापस आते हैं खाड़ी युद्ध। अमेरिका ने क्या बदमाशी की यहाँ पे? हुआ ये कि इराक और कुवैत की चल रही थी लड़ाई। आ गया कौन? अमेरिका, कि मैं कुवैत को बचाने, लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ जा रहा हूँ, जबकि ऑयल के लिए यहाँ आ रहा था कि तेल यहाँ पे है। अब इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था। सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक ने कुवैत पे कब्जा किया, वैश्विक तेल आपूर्ति को सुरक्षित करने के बहाने के नाम पे, कि भी पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जो व्यापार चल रहा है वो चलता रहे, जो तेल का निर्यात हो रहा है वो होता रहे, वो बाधित नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अमेरिका जंग में है, और एक संप्रभु राष्ट्र को मुक्त करवाने के लिए अमेरिका जंग में है। ये 2 बहाने बताए अमेरिका ने। सैन्य जीत, यहाँ पे जो ऑपरेशन, अमेरिका जब भी ऑपरेशन चलाता है उसका कोई नाम देता है, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के जरिए कुवैत को आज़ाद करवा दिया, लेकिन सद्दाम हुसैन की सत्ता इराक में बनी रही। फिर अमेरिका को लगा नहीं, इराक में सद्दाम हुसैन नहीं रहना चाहिए, तो इराक पे आक्रमण कर दिया, और बहाना बहुत ही गजब तरीके का दिया। इराक युद्ध 2003 से 11, अमेरिका ने कहा भाई सद्दाम हुसैन के पास है विनाशकारी परमाणु हथियार, और वह आतंकवाद को बढ़ावा भी दे रहा है सद्दाम हुसैन, तो इसलिए अमेरिका को जाना पड़ेगा, जंग में उतरना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सद्दाम हुसैन की तानाशाही और क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा चल रहा है। सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया, फांसी दे दी सद्दाम हुसैन को। यहाँ पे किसी तरह के कोई परमाणु हथियार नहीं मिले थे, किसी तरह के विनाशकारी कोई परमाणु हथियार यहाँ पे नहीं थे। और उसके बाद यहाँ पे जिस तरह स्थितियाँ डामाडोल रही कि आज तक इराक जो है वो सामान्य स्थिति में नहीं आ पाया है, तो ये परिणाम निकल कर आया। कोई परमाणु हथियार था नहीं, इराक भयानक गृह युद्ध और अस्थिरता की चपेट में आ गया। उससे अमेरिका को क्या करना था? फिर बात करें अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान के लिए तो जब यहाँ से अमेरिका ने अपनी सेना वापस अपने देश 2021 में बुला ली और उसके बाद वापस वही तालिबान की ही सरकार है वहाँ पे। अच्छा, गजब बात ये है, आपको कभी मौका मिले तो तालिबान की जो वहाँ की संसद में जो लोग बैठे हैं उनको आप देखोगे, सचमुच आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बॉलीवुड मूवी जो 70-80 के दशक की होती थी कि एक डॉन बैठा है, सरदार बैठा है और फिर बाकी लोग बैठे हैं, वो उसी तरह से चश्मे वश्मे अपने पहन के और बस एक म्यूजिक ही चलाने की देर है। बिल्कुल वैसा ही सीन रहता है वहाँ की पूरी पार्टी और उन लोगों का। खैर, अभी तालिबान पे नहीं चलेंगे, अभी देखते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से जैसे ही अमेरिका ने सेना वापस बुलाई तो वहाँ की बिल्कुल जो लीडर हैं उन्होंने बकायदा ये बयान दे दिया था, हालांकि अब वो बयान मिल पाना मुश्किल है सोशल मीडिया पे, कि पहले रशिया ने यहाँ पे सेना उतारी थी, हमने यानी अमेरिका ने तालिबान को खड़ा किया, और जब रशिया ने अपनी सेना हटा ली वहाँ से, हमने तालिबान को ख़त्म किया और हमारी सेना वापस बुला ली। जबकि तालिबान को कोई ख़त्म नहीं किया है, आज तालिबान ही है अफगानिस्तान में। लेकिन खैर, हुआ यूं कि अमेरिका तो इसलिए इंटरफेयर कर रहा था यहाँ पे। देखिए, ये जो तालिबान, अलकायदा, इन सब के उठने, इन सब के बनने के पीछे भी बहुत बड़ी वजह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अमेरिका ही रहा है, क्योंकि यहाँ साम्यवादी सरकार थी, वो अस्थिर हुई तो यहाँ पे रशिया ने साम्यवादी सरकार को बचाने और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यूएसएसआर उस समय था, उसने अपनी सेना भेज दी। अब यूएसएसआर को समझ में आ गया कि ये लड़ाके जो हैं अफगानिस्तान वाले, वो इस तरह से रशियन सैनिकों को टिकने नहीं देंगे। 10 साल तक खूब पैसा लगा, खूब सैनिक भेजे, यूएसएसआर ने भी पूरी कोशिश की कि यहाँ स्थिरता भी रहे, साम्यवादी सरकार भी रहे, वो रही नहीं। 10 साल के बाद रूस ने अपने सैनिक वापस बुला लिए। लेकिन ये जो फंडिंग करके, ये जो तालिबान को बनाने की, ये जो पूरा प्रोपेगेंडा था, पूरी तरह से ये जो पूरा मामला था अमेरिका का, वो वापस अमेरिका पे ही भारी पड़ा। कैसे? 9/11 आतंकी हमलों के बाद अब अमेरिका को बहाना मिला कि जिसे मैंने ही पनपाया है अफगानिस्तान में, अब उसे खत्म करने की बात आ गई है। तो यहाँ पे अलकायदा, ओसामा बिन लादेन को हम ढूंढ रहे हैं, जो कि मिला पाकिस्तान में। खैर, ये अफगानिस्तान में रहे। हाँ, यहाँ पे भी, इस अफगानिस्तान में भी जो सैनिकों को उतारा तो उसमें सैनिक तो मारे ही गए अमेरिका के, लेकिन 60-70 हजार जो अफगानी नागरिक थे वो भी मारे गए। तो आप सोचिए कौन से मानवाधिकारों की बात अमेरिका करता है सबके सामने। अब बात करें 2021 में, अब यहाँ पे अलकायदा, जैसे अमेरिका ने कहा भाई आतंकी संगठनों को पनाह दे रहा है तालिबान, तो इसलिए 2021 पहले तो 2001 में उतारी अपने सैनिकों को और आ गया यहाँ पे अफगानिस्तान में। फिर 2021 में वापस चला गया अमेरिका और यहाँ पे क्या हुआ, तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पे और अमेरिका का ये सबसे लंबा और सबसे महंगा युद्ध साबित हुआ, जिसमें बिल्कुल पैसा तो लगा ही लगा, सैनिक भी मारे गए और अफगानी नागरिक भी मारे गए। तो इस तरह की जो जंग है उनसे किस तरह के परिणाम निकल कर आते हैं वो हम देख पा रहे हैं। फिर बात करें लीबिया की, तो लीबिया में तो नाटो को भी साथ ले आया अमेरिका और कहा कि भाई ये जो मानवाधिकारों की लड़ाई है वो हमें लड़नी पड़ेगी, तो मानवाधिकारों की रक्षा करनी है और गद्दाफी जो है वो अपने ही जनता के विद्रोह को कुचल रहा है, तो इसलिए हमें उन नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर हुआ ये कि गद्दाफी मारा गया, लेकिन लीबिया में अलग अलग गुटों के बीच वो सत्ता संघर्ष लगातार जारी है। उस देश में कोई लोकतांत्रिक सरकार और स्थायी सरकार और शांति बहाल नहीं हो पाई है। इसी तरह से सीरिया में किया। तो ये अमेरिका का पैटर्न रहा है जो कोरिया युद्ध के समय। अच्छा, इससे पहले जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखते हैं, पहला विश्व युद्ध रुका और संधियां थोपी गई, चाहे वो ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर की बात करें, चाहे टर्की की बात करें, चाहे जर्मनी की बात करें, संधियां थोपी गई इन हारे गए राष्ट्रों पे। जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखते हैं, उस समय जापान पे बिल्कुल बम गिरा करके और जापान को तहस नहस करके हिरोशिमा नागासाकी को, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुका। उसके बाद के जो युद्ध रहे हैं वो किस तरह के परिणामों को लेकर आए हैं, कितनी ज़्यादा अस्थिरता और अशांति और आंतरिक संघर्ष जो है वो परिणाम मिला है उन देशों को जहां जहां अमेरिका ने इंटरफेयर किया है। तो इस तरह के परिणाम अब ईरान में, क्योंकि ईरान ने बहुत सिंपल 3 शर्तें रखी हैं अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने इस जंग को रुकवाने की। वहाँ के राष्ट्रपति ने बाकायदा पोस्ट किया है कि भाई हम जंग रोक देंगे, ये हर्जाना जितना है, जितना हमें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दो, आगे से ये गारंटी होनी चाहिए कि हम पे इस तरह का हमला नहीं होगा, और जितने भी ये प्रतिबंध लगा रखे हैं उनकी बहाली की जाए। ये 3 कंडीशन है ईरान की। अमेरिका इन कंडीशन को मान ही नहीं सकता, क्योंकि वो घुटनों पे आना ही नहीं चाहता, इस तरह से तो हार स्वीकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो देश खुद को पूरे विश्व में यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने पे लगा हुआ है वो इस तरह कंडीशन नहीं मान सकता। लेकिन दाद देनी पड़ेगी ईरान की। ईरान इतना अकेला, डायरेक्टली तो बिल्कुल अकेला ही खड़ा है, हाँ बैक सपोर्ट बिल्कुल रशिया चाइना का है, लेकिन तब भी अकेले इस जंग में इस लेवल पे। और ट्रंप को अब हम देख ही रहे हैं, हर दिन 2 वीक हो गए हैं, पहले दिन हमने जंग जीत ली है, ईरान घुटनों पे आ गया है। ईरान कह रहा है अब तो मैंने कमर कसी है, क्योंकि बहुत
इस लेवल पे जाकर के अत्याचार और इस लेवल पे जाके मैनिपुलेशन अमेरिका का, तो वो हर देश क्यों बर्दाश्त करे। तो ये इतिहास रहा है अमेरिका का कि वो कैसे कैसे जंग में उतरता है, क्यों लड़ाई लड़ता है। और नोम चॉम्स्की जो बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन करके गए हैं कि भाई क्यों ये अमेरिका जंग में उतरता है, लड़ाइयाँ लड़ता है। ये थी आज की क्लास। आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।